जब हम क्लास में एंटर करते हैं उस समय हम हमारी सारी परेशानी, हमारी सारा टेंशन या जो भी है वो सब कुछ उस दरवाजे पे, उस चौखट पे छोड़कर फिर फिर आप हम अंदर अंदर जाते जाइए। हैं। फेलियर से हमारा मतलब ये है कि टाइमिंग का फेलियर वो तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आना चाहिए, पर फेलियर का टैग उस पे लगना चाहिए नहीं, वो मेरे बच्चे के लिए नहीं है। मतलब मेरा बच्चा हारेगा लेकिन हार में से सीखेगा और उठेगा। हम लोग ऐसे काउंसलिंग भी करते हैं कि चलो पेरेंट्स को बुलाते हैं, बैठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, दिस इज योर प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा स्मार्ट है लेकिन प्रॉब्लम आपका है। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ आवर रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। पिछले 2 साल से कल्चर पढ़ा रहा हूँ। आपने जगह त्योहार या इन सब में ये धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म नहीं है, यकीन मानिए। ये त्योहार, खाना, कपड़ा, पहनावा ये धर्म नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी धर्म का जब नॉलेज देते हैं स्टूडेंट को, तो आप वो स्टूडेंट को उस धर्म में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। परिवर्तन तो कोई भी नहीं कर रहा स्कूल है। में हर एक धर्म का विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। एक चीज जो यहाँ के संविधान को भी समझना होगा, सेकुलर हम कितने भी हो, पर धर्म जो है ना वो अपने आप में ही रिलीजियस टॉपिक है, वो सेकुलर नहीं हो सकता। A religion cannot be secular. A religion cannot be secular, but a school has to be secular. Whatever your orientation is, you are a normal child. उसे वो रियलाइज करना वो एक टीचर की ड्यूटी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर टीचर की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो उनकी जवाबदारी है। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है। इट इज लाइक प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ अ चाइल्ड। So definitely you need a very technical strong person to make the child understand. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? उसका कारण ये है कि वो जितने ही भावनात्मक रूप से अपने माँ बाप से जुड़े हुए हैं उतने ही आपसे जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत भारी चीज़ हो जाएगी उन नाजुक कंधों पे आने के लिए। अब मुझे पता है जब मैं काउंसलिंग दिया करता था, तो अगर मैं किसी बच्चे को बुला रहा हूँ तो उनके मन में पहला सवाल आता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे नहीं करना था और मैंने किया है। क्या बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरी टीचर जो जिसके साथ मैंने सारी बातें शेयर की वो मेरे पेरेंट्स को नहीं बोलेगा? टीचर के पार्ट पे तो वो भी गलत हुआ ना। हमें इन एनी केस टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एसेट नहीं होता है, वो पेरेंट्स का। हाँ, टीचर्स भी बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि आप ना खुले खुले अक्षरों में लिखो, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, भर भर के लिखो। तो टीचर तो क्या सिर्फ देखते कि ऐसे टिक 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 करके भेज दे। स्टार्टिंग और एंड होना चाहिए, बीच का Please don't show this, huh? अच्छा हाँ, मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। सो एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि पढ़ाने से पहले, हमारी बातें रखने से पहले हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर हम उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, तो शायद हम उन्हें अच्छी तरह से हमारी बात समझा पाएंगे। तो हमेशा एक अच्छा श्रोता होना एक प्री कंडीशन है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। एब्सोल्युटली आई एग्रीड। Somehow slightly I disagree. सिर्फ टीचर बनने के लिए ही नहीं, एक बेहतर इंसान होने का होगा ना, हर इंसान में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। तो अच्छा श्रोता होना तो हर इंसान को एक उनकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली, क्योंकि तो मैं वही बोल रही थी, टीचर्स को टीचर होना नहीं, ही हर नहीं। इंसान को एक ठीक है, अच्छा मैं भी ये बात मानता हूँ कि हर एक को अच्छा श्रोता होना चाहिए, ये बात आपकी सही है। बट जहाँ हम अभी बैठे हैं और जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। मैं ये एकदम। पूछना चाहूँगा सबसे कि क्या आप खुद एक अच्छे श्रोता हैं? मैं ऐसे तो नहीं कह सकता खुद के बारे में कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, बट हाँ, हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए। और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी हम लोग क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बहुत चुपचाप बैठा हुआ है, तो कुछ बोल नहीं रहा, किसी के साथ बात नहीं कर रहा, तो वो समय पे हमें उसके पास जाके उसके मुंह में से बातें निकलवानी पड़ती है। सही बात। एंड वो समय पे मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। पर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं हमारे जिस समय हम डिस्टर्ब्ड होते हैं या हम परेशान होते हैं,
तो बच्चे वो भी देख के समझ जाते हैं हमारी फीलिंग्स, हमारी भावना, हम किस तरह से क्लास में एंटर करते हैं और बच्चे हमारे पास मतलब आना चाहते हैं बोलने के लिए। अगर हम डिस्टर्ब्ड है तो बच्चे भी समझते हैं और वो बोलते हैं कि मैम आज कुछ परेशान है हो आप, तो हम भी उस हिसाब से बच्चे समझते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम परेशान हैं, तो बच्चे खुद आके बोलते हैं मैम सब ठीक हो जाएगा। मैं आप भी एक मेरी अच्छी बात श्रोता हूँ, सुनिए। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि मैं भी एक अच्छी श्रोता। अब श्रोता का मतलब ये नहीं है कि जब बोल रहा है कोई तभी सुनो। श्रोता का मतलब ये भी होता है जब कोई बच्चा या कोई भी चुपचाप बैठा है या वो कुछ भी, बॉडी लैंग्वेज भी एक सुनने की कला है। तो हम टीचर को तो बच्चा नहीं बोल रहा है वो भी हमें सुनना चाहिए। तो ये एक अच्छा एक लेवल ऊपर जाता है। मतलब ये श्रोता, सिर्फ श्रोता मतलब हमारा मतलब होता है कि कोई बोल रहा है उससे सुनो, नहीं, वो बोल रहा है अपनी आंखों से भी बोल रहा है। किसी की आंखें नम है, नीचे देख रहा है बच्चा, रोज देखता है हमको, आज नीचे नीचे देख रहा है, तो बच्चे को सुनो, वो कुछ कह रहा है। तो ये श्रोता इस लेवल तक हम सबको जाना चाहिए। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ इस डायरेक्शन में। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जैसे हम बच्चे को पहले सुनते हैं, बाद में उसका जानते हैं, उसकी सोच जानते हैं, तो उसी तरह मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हमें बच्चे को, अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट्स को ऐसे गुड लिसनर बनाना चाहिए शुरुआत से ही, कि वो भी हमारा भी पूरा जो भी बात हम कहते हैं उसको सुनने की, समझने की ट्राई करे। ये आपने बहुत सही या बोला। जैसे हमारे साथ वो करता है, सही बात। वैसे वैसे घर वो में भी किसी और के साथ भी करे। यस घर में है या अपने जो ओल्डर्स है, दादा दादी है, नाना नहीं, उसके लिए भी वो गुड राइट राइट। आपने दो शब्द बोले ना, एक तो है कि सुनना, दूसरा है समझना। समझना। सुनते हम सब है, समझता कोई ही है। काफी बार बच्चे आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं मैडम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। जितना बात करो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम निकल के हाँ, आते निकल हैं के आती कि है। अच्छा इसको एक्चुअली तो ये प्रॉब्लम था। तो हमें वो सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, जैसा आपने कहा। क्योंकि इसमें कई बार जैसे बीइंग एडल्ट वी जंप टू अ कंक्लूजन, हाँ, वी जंप ऑन द yes, जजमेंट yes, एरिया, yes. सो दैट ये इज बायसनेस करेक्ट। हो ही जाता है, भले हम थियोरेटिकली बोले लेकिन प्रैक्टिकली वो और हो मुझे जाता आपकी है। ये बात बहुत पसंद आई कि अगर हम अच्छे श्रोता हैं तो वो हमें देख के सीखते हैं, तो वो भी अच्छे श्रोता सही बनेंगे। बात है, सही बात है। सो और टीचर का यही एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन करे कि वो फ्यूचर में एक अच्छे सिटीजन बन सके। पर Absolutely. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातें बच्चे हमसे ज्यादा खुलकर कह सकते हैं कंपेयर टू अपने मम्मी पापा एग्जैक्टली। या उनके एल्डर्स। जैसा आपने कहा, ये बात सही है कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ भी खुलना चाहिए, पर कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे शायद अपनी मम्मी पापा की कोई बात हमें कहना चाहते हो, जिन्हें हम एज टीचर्स बच्चों को समझा सकते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है शायद उन पेरेंट्स के बीच में या किसी भी अडल्ट्स के बीच में। तो कुछ मतलब रोल एज ए टीचर भी होता है कि हमें उन बच्चों को समझ के, समझा कर उनको आगे बढ़ाना होता है, प्रोत्साहन देना होता है। अभी जो आपने कहा कि जब हम करते हैं तो एक पूर्वानुमान हमारा होता है, तो उसमें एक चीज़ आ गई कि हम भले कितने बढ़िया श्रोता हों, कितना बढ़िया अच्छे से सुन सकते हैं, पर दो तीन चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत निजी रूप से मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक तो हमारी मानसिक स्थिति, क्योंकि व्यक्तिगत जो हमारी ज़िंदगी है या जो हमारी ये प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ का बैलेंस है, वो कितना भी कहा जाए थोड़ा बहुत एक दूसरे को प्रभावित अफेक्ट करता है। करता है। हाँ। तो ये एक चीज़ आ जाता है कि कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड देन यू आर एंटरिंग इन द क्लास, देन यू आर लुकिंग एट द फेस ऑफ द स्टूडेंट एंड यू आर फाइंडिंग नो देयर इज समथिंग, एंड देन यू कैन कनेक्ट, बट एट द सेम टाइम इफ सम अदर डे यू आर नॉट इन दैट मूड और नॉट इन सिचुएशन टू फाइंड आउट दैट, हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है। कि मैंने एक वीडियो देखा था, चाइना का था, कहीं का, चाइना जापान का था। वहाँ पे क्या था, एक CCTV कैमरा फुटेज था, वहाँ एक शिक्षक था, 23-24 साल का रहा होगा, नहीं वक्त था, बहुत परेशान था, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी, बहुत थका हुआ है बेचारा, पर वो जैसे क्लास के सामने गया उसने खुद को मजबूत किया, चेहरे पे स्माइल ली, फिर अंदर आया। तो निजी जीवन में हम किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, द शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर साहब ने कहा था, तो वो जब हम अंदर जाते हैं ना तो वो होना चाहिए। तो ये अपनी सारी परिस्थितियों को, अपने पूरे पर्सनालिटी को साइड में रखिए, अंदर आइए, स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा आइए जहाँ पे आप बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हैं, न्यूट्रल हैं पूरी तरीके से, ठीक है, वहाँ आइए, तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कनेक्शन आराम से बनेगा। नहीं तो फिर ये वाला पार्ट, बायसनेस वाला, एक पूर्वानुमान वाला या भेदभाव, तो वो रह ही जाएगा, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, फिर हम सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि सोच तो हम पहले से ही रहे हैं। Because it's human tendency just to hear, not to listen.
नहीं, आपकी बात एकदम सही है। इसलिए ऐसा कहते हैं ना कि जब हम क्लास में एंटर करते हैं उस समय हम हमारी सारी परेशानी, हमारी सारा टेंशन या जो भी है वो सब कुछ उस दरवाजे पे, उस चौखट पे छोड़कर फिर आप हम अंदर जाते जाइए। हैं। आप अपना 9 से 2 या 8 से 2 जितना पढ़ाते हैं उतना अच्छे से खूब पढ़ाइए, बच्चों के साथ मजे कीजिए। जब घर जाएंगे तब अपना पोटला लेके जाइए। मेरे छात्रों के लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर माई स्टूडेंट्स। ये विचारधारा के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप सर्कस में हैं, आप शिक्षक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बच्चों के इतिहास शुभचिंतक नहीं है आप, अगर आप ये सोच रहे हैं। सही क्योंकि बात है, आई एग्री। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा जानकारी देखिए, तो जो किताबी रूप से है, जो तारीखें लिखी गई हैं, एरोप्लेन बनने से पहले पैराशूट बना था, ठीक है। तो हार या असफलता, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनसे पूछे रिलेटिविटी की थ्योरी एक बार में नहीं आई है। जो लाइट है, थॉमस अल्वा एडिसन, आप उनसे पूछेंगे, हाँ वो बात अलग है कि आप उस असफलता को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आप अलाउ ही नहीं कर सकते कि चलो ठीक है तुम फेल ही नहीं हो सकते। तो आज की भाषा में कहूँ, जेनजीस की भाषा में, तो यू आर अ टॉक्सिक टीचर। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात की ना, तो वही चीज़ मैं आपको उनका एक इंसिडेंस बताती हूँ। ये जब जर्मनी में थे, राइट, वो तो तब जब ये जूस पर अटैक हुआ था एंड हिटलर ने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को शिफ्ट किया गया दूसरी कंट्री में। तो वो कंट्री में यूएस में थे या यूके में, तो सॉरी मुझे अभी ध्यान नहीं है, यूएस में थे, राइट। तो वहाँ पर उनको ये बोला गया कि आपको हम पूरा एक लेबोरेटरी सेट करके देते हैं, तो उनको आपको क्या क्या चाहिए लेबोरेटरी सेट करने के लिए। तो उनको बोला गया पेपर्स मुझे बहुत सारे दीजिए, पेन दे दीजिए। बोले और क्या क्या चाहिए आप बोलिए, और एक बड़ा सा डस्टबिन, क्योंकि मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, उसका कहना था। तो वैसे ही कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको शायद पहले एग्ज़ाम के बाद या दूसरे एग्ज़ाम के बाद पता चल जाता है कि ये बच्चे थोड़ा कमज़ोर है, इसे थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे मतलब टीचर जो है वो उनके साथ और मेहनत करे और कोशिश करे, बच्चे को और प्रोत्साहन दे, उनको पढ़ाएं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व करे, उनकी सारी डाउट्स क्लियर करे। तो हो सकता है कि टीचर और बच्चे दोनों की मेहनत के साथ साथ हो सकता है कि बच्चा सक्सेसफुल ही हो। फेलियर से हमारा मतलब ये है कि टाइमिंग का फेलियर, वो तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आना चाहिए, पर फेलियर का टैग उस पर लगना चाहिए नहीं, वो मेरे बच्चे के लिए नहीं है। मतलब मेरा बच्चा हारेगा लेकिन हार में से सीखेगा और उठेगा। मेरा बच्चा हारेगा, गिरेगा, लेकिन उठेगा, वो है मेरा बेटा। सो एक लेवल ऑफ फेलियर्स होते हैं उसमें। हाँ एग्जैक्टली। मैं तो वही सोच रही हूँ कि जैसे हम लोग, कैसे कोई बच्चा है जो रैंकर है, तो उसे जैसे सबके सामने उसको कुछ प्राइज़ देते हैं, राइट। तो ऐसे हम ऐसा सोच रहे हैं, और मैंने किया भी है एक्सपेरिमेंट, कि जो बच्चा है वो 2-3 बार फेल हुआ है, वो तो उसको पहले हम लोग उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, सही बात है। उसको पर्सनल बुलाए ऑफिस में और वो समझने की ट्राई करे कि वो फेल कैसे हुआ। उसका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हो रहा है। जैसे आप बोले थे पहले कि जैसे टीचर इज़ जस्ट लाइक मदर, राइट। जो बच्चे अपने घर में खुल के नहीं बोल सकते, वो टीचर से ज़्यादा वो मिलजुल जाते। तो ऐसे पहले बच्चे को बुलाया, उसका प्रॉब्लम पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कुछ हुआ है क्या है। ऐसे धीरे धीरे बात करके 2-3 दिन बाद पता चला कि घर में पेरेंट्स का ही प्रॉब्लम है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्मार्ट भी है, लेकिन घर का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट करता है, राइट। तो फिर हम लोग ऐसे काउंसलिंग भी करते हैं कि चलो पेरेंट्स को बुलाते हैं, बैठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा स्मार्ट है लेकिन प्रॉब्लम आपका है। जब आप जैसा एटमॉस्फेयर दोगे, बच्चे वैसा ही सीखेगा। मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके समझिए कि 6-7 स्टैंडर्ड तक बच्चों का रैंक आना बहुत इजी होता है। बच्चे भी खेलते खेलते भी बच्चे पढ़ाई कर रैंक लेते ले हैं। आते हैं। वही अगर बच्चा 8th में आता है, जहाँ वो 98% मार्क्स लाता था, आज अगर 90% मार्क्स लाता है, तो भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं इतने कम मार्क्स क्यों लाए आप। वो भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अभी आप पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करो कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो ऐसे थोड़ा गिर क्यों जाता है अपने रिजल्ट से। फिर ऐसा नहीं है, बच्चा स्मार्ट है तो उसे फिर उसके साथ काउंसलिंग करके, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके उसको थोड़ा मोटिवेट करो।
I think role of responsibility goes to both the side. both the The side teachers also and the parents also. या उसको And- मोटिवेट करो कि नहीं यू आर स्मार्ट बट थोड़ा ये प्रॉब्लम है आपके साथ तो आई थॉट 100% विल कम See, success and failure, of course, they are two sides of the same coin. कोई सक्सेसफुल होगा, कोई फेलियर होगा. बट जब अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा फेल नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट गलत है. बट जब स्कूल की शुरुआत हुई है, एक एजुकेशन का ईयर स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग से हमें फेलियर की बात ही नहीं करनी है. पहली बात तो ये है, शब्द ही नहीं शब्द ही नहीं बोलना है. हमें पूरे साल उसको मोटिवेट तो ऐसे ही करता रहना है कि तू पास ही होगा, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बिकॉज वो एक जो मोटिवेशनल फैक्टर होगा वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा. सेकेंड थिंग, चलिए आपने सब कोशिशें कर ली, आपने उसको अच्छा पढ़ाया, मेहनत की, आपने उसको पर्सनल काउंसलिंग किया, उसके बाद भी वो फेल हुआ, तो क्या? तब उसे आप ये समझाइए कि ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट आएगा वही लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा. हाँ हम इतने साल से टीचर्स हैं, एंड आई थिंक आप सब लोग ये बात को अग्री करेंगे कि जो बैक बेंचर्स थे, हाँ, जो पढ़ाई में वो कम ज़्यादा मार्क्स लाते थे, successful रहे वही हैं। ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल है ज्यादा लाइफ में. सक्सेसफुल है मे बी नॉट इन बैक बेंचर्स को शायद एक पॉइंट दे रहे हैं कि हम क्यों लास्ट में बैठे एंड उनके पास ऐसी आइडियाज हैं जो शायद फर्स्ट रैंकर के पास नहीं है. वहाँ बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे बट इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कई बार स्टूडेंट्स आर्ग्यू ऐसा करते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी तो फेल है, 10th फेल है, फिर भी वो इतना लाइफ में आगे बढ़ रहा है. तो हमें उनको ये समझाना है कि भाई फेलियर से ही आगे बढ़ना है, ये बात भी गलत है. I'd But like to add fail- some context to the existing question. What if all of you were sports teachers? Of course, as a teacher or a sports person, you will never accept. Okay, so I would accept here fails. again, this is the perfect example of first two questions we were discussing. The way we have marketized the word failure and taken in a completely negative way. Though I was disagree with this sentence, but here I am telling as a teacher, my students and my kid don't have authority or options to be failed. They don't have any option for being a failure because या तो पास जीतो या सीखो. सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने आप लोगों की बातें सुनी, उसमें जो एक बात मुझे बेहतर लगी वो बेहतर मतलब ये समझ में आया कि हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि साल भर पढ़ना है, 3 घंटे का पेपर देना है, उसमें आपने जो किया वो बेहतर है, वही आपको निर्धारित कर रहा है. अगर आप वो नहीं कर पा रहे तब आपको बताएंगे कि जीवन में आप असफल नहीं हो. पर एक चीज़ जो मैंने सीखी थी, मेरे टीचर ने मुझे बताई थी कि इनफैक्ट विवेकानंद ने कहा है कि जो गलतियां नहीं करता है वो कुछ नया नहीं सीखता. मेरे टीचर ने मुझे बताया था, शायद 8वीं या 9वीं में रहा हूँगा मैं, उन्होंने कहा था कि बेटा गलती कर, बिल्कुल कर, पर रिपीट मत करना. रोज नहीं गलती बट नहीं अभी करना. थोड़े समय पहले आपने चाणक्य का चाणक्य एग्जाम्पल का दिया मैंने था. बिल्कुल कहा था मैंने ये तो बिल्कुल दो बातें हो गई मैंने बिल्कुल कहा था. मैं यही कह रहा हूँ कि परिस्थितियां है जो निर्धारित करती हैं. मुझे ये था, पर अगर आप एक स्टेटमेंट के साथ जाना चाहेंगे तो आप क्या आप करेंगे? बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं. असफल होने का आप कैसे ले रहे हैं? आप असफल होने को ले रहे हैं अगर कि असफल हो गया, बच्चा कुछ बेहतर नहीं कर पाया. मैं फिर से वापस लौट के आता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन पे. उन्होंने अपने फाइनल जर्नल जो जमा करना होता है, जो सबमिट करना होता है, जिससे पेटेंट उनके नाम पे आता है, उसमें लिखा हुआ है आई सक्सीड on 10,000 first time, but I have not 9,999. failed 10,000 times. I just learned how not to make electric bulb. ठीक है, उसका फ्रेम करो अलग स्टेटमेंट में. हाँ. लेकिन बात तो वो है ना कि 9,999 टाइम्स 9,999 फेल हुए थे, Fail और हुए फेल थे. वर्ड नेगेटिव थोड़ी है. नहीं ठीक है. है यार, फेल हो गए, सीखे. क्यों से इतना सीखे. वर्ड को इतना पर स्पोर्ट्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना मैं चाहेंगे? बिल्कुल इसके बारे कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स. जब आप कोई खेलने उतरता है, मैं खुद एक कुछ में? समय तो तक मैंने जीत की वृत्ति से ही उतरता है जीत ना. की वृत्ति से Absolutely. जरूर उसके मन में होता है कि मुझे जीतना है, पर जीत से जो ज्यादा अहम होता है वो खेल भावना. हाँ, आपको खेलना क्या स्पोर्ट्समैनशिप. है, ये बात सीखना भी आपकी कैसे है. सही है, खेल भावना है, बट सिर्फ हम लोग खेल भावना को ही पकड़ के रह जाएं और हम लोग हार गए और हम ये कहें कि हमने तो खेल भावना से ही किया था, जैसे फिर भी अगर हम लोग इंडिया हार अगर गए. एक मैच अगर हार भी जाती तो हमें कैसे लगता है यार इस बंदे ने बड़ा खराब खेला, इस बल्ले उसने अब खेल तक भावना से किया हो. हाँ, हमारी जो पब्लिक होती है वो भी उस तरह से फिर उनको क्या है एक नेगेटिव उस हिसाब से देखते हैं कि क्या यार हमारी इंडियन टीम जीतती ही चलिए नहीं एक है. सवाल के इसी साथ, हिसाब से देखिए आप हमारा जो नेशनल गेम हॉकी है उसी हिसाब से देखा जाए वी तो डोंट क्योंकि हैव एनी नेशनल गेम, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ. ठीक है, चलिए हॉकी गेम जो है हमारा उस हिसाब से वो कैसे डाउन हो गया. अब धीरे धीरे जैसे वो
विमेन्स टीम या मेंस टीम अंडर 17 अंडर 18 अबाउ 18 वाले जीतने लगे हैं तो उस गेम का क्रेज होने हाईलाइट लगा आया है, है। हाईलाइट होने लगा है। उसके वही पीछे की है। अलग कहानी है, पर अंत करते मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आईपीएल चला है, 16 साल हो चुके हैं, आरसीबी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, पर ये नहीं कह सकते कि आरसीबी में खेलने वाला हर खिलाड़ी खराब है। एग्जैक्टली। जस्ट परिस्थितियां नहीं बेहतर रही हैं किसी भी तरीके से, तो हारना या फेल होना ये विकल्प होता है, नहीं होता है, वो आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ मैं अगर स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं कहूँगा सीखो कैसे हारे, बेहतर करो। सही बात। हाँ वही ये है, तरीका है। उसके पीछे मेहनत करो। 100% छात्रा परिणाम प्रणाली एक घोटाला है। 100% स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम इज अ स्कैम। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ये पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, उस हिसाब से हर एक बच्चा पढ़कर हर एक बच्चे में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक स्कैम हो, क्योंकि पर कौन से लेवल पे उस पर डिपेंड करता है कि स्कूल लेवल पे बोल रहे हो या आपके मतलब ग्रेजुएशन पे बोल, मतलब अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो वहाँ पे आप बोल रहे हो कि 100% रिजल्ट, या आप स्कूल में बोल रहे हैं मोस्टली तो वहाँ स्कूल्स पे जब वो उनका 10th और 12th का रिजल्ट आता है तब वो लोग स्पेसिफिकली बताते हैं 100% रिजल्ट आया है हमारे स्कूल का। इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, ऐसे हर एक बच्चा सेम नहीं हो सकता, हर एक बच्चे का 80% रिजल्ट या 90% रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन बात तो सिर्फ तो- पास या फेल की ना, 35 अबव होता है तो पास ही होता है। I पर think। फिर भी अगर फर्स्ट नंबर को इतनी इम्पोर्टेंस, अगर हर बच्चा फर्स्ट नंबर लाता है, सो व्हाट अबाउट द सेकंड रैंक, व्हाट अबाउट द रैंक की सेकंड? तो बात ही नहीं हो रही ना, पास की बात हो रही है। पास अच्छा, मतलब यहाँ पास फेल तो था ही हाँ, नहीं पास- सवाल। 100% रिजल्ट से 100 कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिए वो सब सब पास पास हो चले गए। गए हैं। हाँ, सब सब पास पास हो हुए। गए। 75 आया या 99 आया, उसका कोई उससे मगर वो नहीं बात है। सही है आपकी, पर 100% रिजल्ट आना एक स्कैम है कि नहीं है, द प्रश्न ये है। तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी पास हो गए, तो बात वो सक्सेस फेलियर की आ गई यहाँ पर, कि अगर 100% रिजल्ट है मतलब सब सक्सेसफुल है लाइफ में, कोई फेल हुआ ही नहीं है। I'd like to add some additional context to this. Have we stopped producing dull students? And why are we so scared of using the word dull for a student? 100% result is a scam is just an allegation or accusation or prompt, whatever you want to call it, to provoke a conversation, right? The point here being, if 100% result is true, then technically we are saying that we no longer have dull students who fail anymore. Like, our generation was the last to fail exams. No one is failing now, right? So how many of you agree with that? नो एक्चुअली अगेन अगर इस पे बात करें तो आई एम हैविंग कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंकिंग ऑन दिस। पहली बात अगर आए कि इस प्रश्न का ना मैं वही शाब्दिक अर्थ लेता हूँ कि 100% परिणाम आना एक बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, यकीनन है। पहली बात तो आज जो रह गया है, जो मैंने अपने परिचय में बताया था कि आज के समय पहली बात शिक्षा व्यवस्था जैसी कुछ बची नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यापार है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी हो और आपने वहाँ देखा हो तो किस तरीके से पैसों का खेल है या सब कुछ चल रहा है, तो जब आप व्यापार कर रहे हैं ना, तो व्यापार में आपको किसी भी तरीके से अपना ऊंचा दुकान बना के रखना पड़ेगा, पोस्टर आपको अच्छा करना पड़ेगा, तो 100% तो आप लेकर ही आएंगे। अब यहाँ पे आता है जो बात चली थी कि कितने प्रतिशत आ रहे हैं या कौन कितना नंबर ला रहा है। अंकों का फेरफार देखें तो वही बात है, 30% पे भी पास हो रहे हैं, 33 पे पास हो रहे हैं। द नंबर ऑफ क्रॉसिंग द लाइन विच इज़ गोइंग टू डिफाइन यू एज अ फेलियर और succeed is decided as a 33%. So scoring 33%, like in a board exams also, the schools are giving 20 or 30 numbers and sending to the board, and then the rest of the number has been taken on the basis they are appearing in the exam. At the same time, the structure of the paper has been designed, so 80% that is very easy or medium. So if मैं बल्कि अपने बच्चों को जो मैं बताता हूँ उनके साथ बात करते वक्त, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में फेल होना चाहते हो ना, तो मेहनत करना I पड़ेगा। agree. एक बोर्ड एग्जाम में फेल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, या तो 90% से ऊपर लाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि 30 या 20 नंबर जो है, जो हर बोर्ड के अपनी अपनी पद्धतियां हैं, वो स्कूल भेज रहा है, उसमें से आपको 15 से 18 तो बड़े आराम से मिल जाएंगे, और आप थोड़े से बेहतर हैं तो 20। और उसके बाद में जब पेपर देखेंगे तो जो 80% हैं वो वैसे सवाल हैं जो अगर टीचर को आपने ध्यान से सुना है तो आधे ज़्यादा आप कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप 60%, 40% बड़े आराम से ले आएंगे। तो ये प्रक्रिया हमने इतनी बेहतर बना दी है क्योंकि हमें मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग खुद की करनी है, अपने बच्चों की करनी है, तो परिणाम तो आ रहे हैं। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि हमने क्या वो मंद बुद्धि विद्यार्थी
पढ़ाई के उसमें बनाना बंद कर दिया है, बच्चे नहीं रह गए हैं, तो यकीनन है, पर हमने उन्हें ऐसा ट्रेन कर दिया है कि तुम कम से कम ये लाइन तो पार कर जाओ। कबड्डी खेलते हैं, कुछ भी करना, पर लाइन क्रॉस करके कबड्डी कबड्डी बोल के वहाँ जाके छूना मत, कुछ मत करना, वहाँ से लौट के आना, कम से कम वो लाइन पूरी कर लेना, तुम्हारा दांव बना रहे। हमने वो सिखा दिया है। पर इसमें हम उनका सेल्फ इंटरेस्ट हिंडर भी तो कर रहे हैं कि अगर आपको इतना करना है पासिंग होने के लिए लाओ इतना, दैट इज ओके, बट आज सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, पर होने बात तो वही होने हो का रही तो है टॉप ना करने से कि भी कुछ नहीं होता। हाँ, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जो बच्चे अपने अपने IIM IIT के टॉपर्स हैं और डिप्रेशन में मर गए हैं। हाँ ठीक है, ये मैं एक शिक्षक के रूप में जो चीज़ मैंने बहुत पहले ही सीख ली है और मैं चाहता हूँ कि हर एक शिक्षक सीखे। और ये बात क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे पता नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। याद रखिए, वो 15 साल बच्चे के आगे के 65 साल डिफाइन नहीं कर सकता। कोई नहीं। आगे जाने वाला बच्चा क्या करेगा आप और मैं नहीं बता सकते। ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर ले आना, परीक्षा में बहुत बेहतर कर पाना जीवन की सफलता नहीं निर्धारित करती। वो निर्धारित करती है कि आपने उस वर्ष उस परीक्षा में कैसे किस तरीके का व्यवहार किया हुआ उस है, वर्ष आपने कितनी कितनी किताबें पढ़ी की है, कितनी पढ़ी हैं, जिसे जाके वहाँ उगल दिया है, बस इतना सा है। तो जो पूरी पद्धति है, पूरी प्रक्रिया है, उसका यही एक तरीका है कि हमने मैं भी इसमें ऐसा कहना मार्केटिंग किया चाहूँगा है। कि 100% रिजल्ट आया स्कूल का, अच्छी बात है, चलिए सब बच्चे पास हो गए। जीवन में पास हुए या नहीं वो किसे पता। और जैसे आपने कहा कि 1 साल उसने मेहनत कर ली और वो पढ़ के पास हो गया, तो उस पे एक स्टेटमेंट है दैट नॉलेज इज पावर। नॉलेज है तो आपके पास पावर है, बट वो स्टेटमेंट गलत है। गलत। हाँ, अप्लाई नॉलेज इज पावर। नॉलेज का भी है। अगर और आपके वो- पास नॉलेज है और हाँ, उसको आप अप्लाई कर रहे नॉलेज हैं, कितना है और उसका हार्ड वर्क कितना है। हार्ड वर्क Knowledge is कितना है, potential power। पोटेंशियल पावर। एंड आप ऐसा कह रहे थे कि 15 साल उसके आगे के 65 साल डिफाइन नहीं करेगा। मैं इस बात से 100% अग्री नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो बेस बच्चे को, गुजराती में एक कहावत है, कुमड़ा छोड़ने जैम बाड़ो तैम बढ़े। yes। तो अब जब बच्चा 15 साल स्कूल में है, तब उसे आप जिस हिसाब से ट्रेन करेंगे उसका माइंडसेट थोड़ा बहुत तो वो रहेगा ही। नो डाउट उसके आगे के जो 65 साल हैं वो अदर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं, वो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, बट वो अपने बेस को नहीं सर भूलेगा। वो फाउंडेशन पीरियड होता वो है। फाउंडेशन पीरियड है। करेक्ट। पर स्टिल मैं आई एम स्टैंडिंग ऑन माय कोट। दैट इज योर Okay. पॉइंट ऑफ व्यू, यू क्योंकि- आर राइट इन योर ओन। डाइवर्ट थोड़ा मुझे संभव ऐसा लग रहा है, हमको सिर्फ ये डिस्कस करना है कि 100% रिजल्ट इज अ स्कैम और नॉट। Because it is totally a scam. इट इज अ स्कैम। Because I mean it doesn't show that every child has that much interest. पर इसमें इंटरेस्ट की बात कहाँ आ बट तो रही है? पास होना ही है। स्कैम कैसे सिर्फ मैम? वो तो बोर्ड सिर्फ के पास पास होने होने की। की अच्छा, बात है। बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें तो उसका पेपर्स कैसे चेक होते हैं हम सबको पता है, राइट? उनके पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर बारकोड स्टिकर्स लग जाते हैं। एक्स स्कूल का पेपर वाई स्कूल में जाता है, तो वो बंदा कोई भी स्कैम कैसे करेगा? पेपर चेक करें, टीचर जो मार्क्स आ रहे, टीचर मार्क्स। ऐसा तो है नहीं कि मेरे स्कूल का मेरे पास आने वाला है कि मैं बायसनेस करूँ, स्कैम करूँ। Biasness नहीं होती है, but I mean the checkers जो होते हैं, they are after all humans. When they go for the checkings, they don't have that mindset कि हाँ मुझे ये बच्चे को फेल करना है, पास वो करना है, ऐसा माइंडसेट नहीं होता। रहता ही नहीं है। वो वो तो नहीं नहीं रहता है। जाता है ना। आपके But- पास पेपर आता है, मेरे पास Correct. पेपर आता है, तो हम Correct. तो जो लिखा है उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो Correct. स्कैम जैसा तो मुझे नहीं पर लगता। कुछ परसेंटेज ऐसा होता है ना जो हाँ, स्कूल देती है। स्कूल देती है। Correct. 100% अगर Internal बच्चा marks. 80 मार्क का पेपर लिख रहा है तो 20 मार्क तो स्कूल दे रहा है ना। Absolutely. तो अगर मुझे पता है कि कोई एक बच्चा है जो थोड़ा कमजोर है तो मैं उसको स्कूल की तरफ से मैं उसको मेरा 20 दे देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको क्या उसके लिए पता है मेहनत भी तो जब- करवाई ना उसको, वो 20 नहीं, मार्क के लिए वो आपको उसको उसने जो मार्क्स गेन किया वो शायद 6 होगा या 7 होगा, लेकिन इसको मुझे मैं उसको कहूँ, पास करने के लिए मैंने अगर उसको मैं 20 इसको दे कहूँ दिया। कि ये टीचर ना भी करना चाहें, ठीक है, अब हालांकि बहुत बड़ा आरोप है, पर मैं इसको बहुत थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहता हूँ। और इस बात ये व्यक्तिगत राय भले है, पर ये जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, वरना हो सकता है कोई इस पर ऑफेंड हो जाए। तो ऐसा नहीं मान सकते कि शिक्षक नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बच्चे को पास करूँ, पर मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो विद्यालय का जो रेपुटेशन है, जो मार्केटिंग होने वाली है, जिसके बैनर छप चुके हैं, वो बेकार जाएंगे। सो तभी तो स्कैम होता है सर। तो स्कैम नहीं करने के Again- लिए ही तो नहीं, ये वो स्कैम तो होता है। आपने जो बोला ना कि अभी 20 मार्क्स जो स्कूल दे रहे हैं, राइट? तो ऐसे हम 35 मार्क्स से पास करते हैं तो उनको 15-20 मार्क लाने का तो होना ही एक्सटर्नल चाहिए, एग्जाम्स में राइट? हाँ, हाँ, तो वो वो तो 20 उसकी तो जो- इतनी मेहनत तो चाहिए, तो उतना तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूरा साल स्कूल में पढ़ा हो तो ऐसे 20 मैम, मार्क्स तो लेके जैसे आ उन्होंने सकता अभी है। बोला कि भाई हाँ। बच्चा आप थोड़ा ध्यान से सुन लोगे तो तुम 20 मार्क का तो ऐसे ही लिख सकते हो। हाँ, तो ऐसे तो वही बात है वो कि 20 passing मार्क marks से स्कूल तो आ वालों ने जाएगा। दे दिया 20 और वो जो सुना है कुछ लिख लेगा,
तो हो जाएगा, तो उसको 40 मार्क तो ऐसे ही मिल गए, 35 तो पासिंग इस नहीं है पे ना। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है, अगर जिसने इंजीनियरिंग किया उसको पता है पहले 2 साल लगभग एक जैसे सब विषय आते हैं। तो मैंने माइनिंग से की है, पर 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है मैथ्स 3, ठीक, और एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें क्या था कि फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, कठिन विषय है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जो थे वो एग्ज़ाम के कुछ जस्ट एक रात पहले हम किसी ऐसी गतिविधि में थे कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, थोड़ी मारपीट वगैरह या कॉलेज वाला रंग आ गया था। तो हम गए, हमने सोचा कि चलो एग्ज़ाम देंगे, निकल आएंगे, नहीं होगा तो बैक लगेगी, देखा जाएगा, कॉलेज है बैक तो लगती है। पर मैं जब मुझे दो प्रश्न आते थे खाली, मैंने लिखा, मैं निकलने की तैयारी में था, तो पता चला कि स्क्वाड वाले आए हैं, अगर मैं अभी बाहर निकलूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो मुझे 2.5 घंटे आज बैठने हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है पेपर वापस निकल जाए। यकीन मानिए मैंने गाने लिखे हैं, मैं राइटर हूँ, वहीं से शुरू हुआ था। मैंने गाने लिखे हैं, मैंने कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत रुचि रही है। मैथ्स 3 के पेपर में मैंने 70 में से 65 नंबर 65 अंक के सही लिख के आया था, और पूरी रात बच्चों को मैंने पढ़ाए थे। मेरे वो जो 20-22 बच्चे थे उसमें से सिर्फ इकलौता फेल हुआ था मैं, जिसने 65 नंबर का लिखा था। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें मैं गाने लिख के आया था उसमें मुझे मिला है ए ग्रेड, मतलब 60+ नंबर। मैं ये कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर आज कॉपी निकल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब स्कैम हुआ है। तो अब ये मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा। इसलिए पता है बहुत बार टीचर्स भी बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि आप ना खुले खुले अक्षरों में लिखो, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, भर भर के लिखो। तो टीचर तो क्या सिर्फ देख देख के ऐसे टिक 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 करके भेज दे। स्टार्टिंग और एंड होना चाहिए, बीच का Please don't show this, huh? अच्छा आप मैं बच्चों को क्या चाहते हैं चीज? हाँ नहीं, because why I'm telling you this? नहीं ये because, हम सबको सिखाया गया है, हम नहीं बोर्ड सिखाया एग्जाम में गया तो पेपर्स चेक बताइए। करने जाते हैं और हम सीरियसली रीड करके चेक करते हैं। नहीं, ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ, सीरियसली, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ये पॉइंट controversial से है। बोलना चाहता हूँ। पर मैं जो चीजें हैं वो व्यक्तिगत अनुभव जो मेरे एक्चुअली साथ अगर वो टीचर पे ही डिपेंड करता है, कौन कैसे चेक कर रहा है। यौन शिक्षा एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सहमत, अग्री। क्योंकि होता ये है कि जो बच्चा है वो अधिकांश समय 2 लोगों के साथ समय बिताता है, एक माँ बाप के साथ और एक शिक्षकों के साथ में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बातचीत करना, पहले तो क्या उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि शिक्षक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उनकी कई बात जल्दी समझ में आती है। दूसरी ऐसी बातें हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक अभिभावक होने के नाते, पेरेंट होने के नाते देवाना थोड़ी सी असहजता, झिझक लिमिटेशन होती है। आती है, झिझक आ जाती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक शिक्षक होने के नाते ये थोड़ा आसान हो जाता है कि वो उसको वहाँ कन्वे कर पाए, समझा सके, बता सके। आपकी राय? देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में टीचर को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, वो हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करें। पर पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप कौन से एज के स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो उनको ओरिएंटेशन से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी तक वो लोग वो स्टेज पर ही नहीं आए हैं। अगर आप टीनेजर्स के साथ, एडोलेसेंट्स एंड मे बी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, एट दैट टाइम दे हैव ओरिएंटेशंस, they are bisexuals, they are gays, they are lesbians, LGBTQIA, anything. So acceptance is very much necessary, and that acceptance will first come from a teacher's side only, being a part of the society. And वो टाइम पे शायद स्टूडेंट शर्मिंदा है, एंड उसे समझाना कि whatever your orientation is, you are a normal child. बिकॉज सोसाइटी ने ऐसा एक हैवॉक क्रिएट करके रखा है दैट ओनली अ गर्ल एंड अ बॉय कैन बी टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, बट नाउअडेज द थिंग्स हैव चेंज्ड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहले ऐसा सब नहीं था, पहले भी ये सब चीज़ें थी, बट नाउ लोगों का थोड़ा आउटलुक जो है वो इसके लिए ब्रॉड हो गया है। सो आई गेस टीचर की ड्यूटी समझाने से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करना सिखाना, एंड उससे ये समझाना कि यू आर अ नॉर्मल चाइल्ड, यू आर नॉट एन एबनॉर्मल वन। उसे वो रियलाइज करना वो एक टीचर की ड्यूटी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हर टीचर की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मोरालिटी सिखाना, ट्रूथ सिखाना, वो हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सेक्सुअलिटी ओरिएंटेशन सिखाना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है उसके जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो उनकी जवाबदारी है, क्योंकि मुझे और आपको भी उतना उसका नॉलेज नहीं है। वो एक पूरा एक अलग सेगमेंट है जिसमें आपको बाकायदा काउंसलिंग करना पड़ता है।
आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, हम कभी भी ये सब नहीं सिखाते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा होता है, होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आता है। वी जस्ट एक्सप्लेन देम द रिप्रोडक्टिव It's not a सिस्टम, part दैट्स of our इट। तो वो curriculum. करिकुलम में कहीं भी नहीं आ रहा है, तो क्यों हम इस चीज को घुसा But रही there है are मार्केटिंग many things, there are many things जो करिकुलम में नहीं है, फिर भी हम उन्हें सिखाते हैं। क्या क्या और कौन सी चीज़ है? सिखाने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट टीचिंग, इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग हाँ, तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना, वी शुड एंड उन्हें एक्सेप्ट, उसे समझाना। आप हाँ, वो इस आएगा तो प्रश्न पे समझाइए, पर जस्ट बिकॉज सामने से आप उसको बोलो कि ये होता सामने से ऐसा कहने होता की है। बात नहीं है ये, हाँ। बट एक एक्सेप्टेंस लाना, एक एक्सेप्टेंस ब्रॉडर आउटलुक रखना। टीचिंग एंड सेकंड। एंड अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप में है, अगर आप उसे बुली कर रहे हैं, उसे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एज ए टीचर कभी भी नहीं कर रहा है। नहीं, एज अ कोई कोई और स्टूडेंट कर अगर रहा कर रहा है तो हाँ। टीचर की जिम्मेदारी है उसे समझाना। सर्टेनली, वो तो इन कोई भी दैट वे, कुछ भी कर यस, रहा है। इट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील। अच्छा, इसमें मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि जैसे टीचर्स ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। शी इज़ ऑल्सो राइट कि टीचर्स की ये प्रॉपर ड्यूटी भी नहीं है, ड्यूटी नहीं है। बट वी कैन डू लाइक दैट कि हम ऐसे कोई काउंसलर को स्कूल, that अच्छा is जैसे true. हमारी स्कूल है हाँ, तो हम ऐसे काउंसलर को बुला रहे हैं, या ऐसे कोई जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें जो बैड टच गुड टच सिखा रहे हैं उनको बुला के हम ऐसा कुछ प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी जो हमारी सोसाइटी में जो चल रहा है उसके हिसाब से ऐसे पर्सनल हम स्कूल ऐसे बच्चे को सिखाएंगे, इससे ज़्यादा वो जो ग्रुप में सीखेगा वो ज़्यादा अच्छा है और बेटर है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और करना चाहिए। आई एम एग्री, कैसा कर सकते हैं हम लोग। So ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इट इज़ लाइक प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ अ चाइल्ड. So definitely you need a very technical strong person to make the child understand about the sexuality. at the same time, what I think, being a counselor, I am a counselor, so what one thing is कि if you are hiring someone just because to teach them who they are, it is going feel like a treatment. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, उसका कारण ये है कि वो जितने ही भावनात्मक रूप से अपने माँ बाप से जुड़े हुए हैं उतने ही आपसे जुड़े हुए हैं। हर शिक्षक की, हर शिक्षिका की जो आवश्यकता नहीं है, पर हर बच्चा अपने समय में किसी एक शिक्षक एक शिक्षिका से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है और उनकी बातों को आसानी से समझ सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत 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 भारी चीज़ हो जाएगी उन नाजुक कंधों पे आने के लिए। तो अगर मुझे पता है जब मैं काउंसलिंग लिया करता था, तो अगर मैं किसी बच्चे को बुला रहा हूँ तो उनके मन में पहला सवाल आता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे नहीं करना था और मैंने किया है। तो काउंसलर हायर करके आप इसके लिए करना चाहते हैं कि खास, हाँ, गुड टच बैड टच बताने के लिए कोई अलग है क्योंकि वो उससे डील कर रहा है। कोई ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, आप सेमिनार दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होने वाले उनके साथ। वो उनका काम होगा कि सुनेंगे, जानकारी लेंगे, चले जाएंगे। अब मैं क्लास टीचर एक जो बता सकता हूँ, हालांकि ये उनकी ओरिएंटेशन या उनकी पहचान पे नहीं थी, लेकिन ये कैसा मुद्दा था। मैं उस समय 10th की क्लास पढ़ाया करता था और एक 8th का बच्चा था, वो मैं 2 दिन नहीं था इस विद्यालय में। 2 दिन खोजने के बाद उसने आके मुझसे बात की। उसने बोला कि सर, मुझे एक लड़की पसंद आ रही है, मुझे चाहता हूँ मैं बात करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने पहला सवाल पूछा कि ये मैं नहीं हूँ जो तुम मुझसे कह सकते हो, पर उसने वो जो जवाब दिया वो ये था कि सर, मैं एक ही आपको महसूस कर सकता हूँ जिससे मैं शेयर करने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को कहूँ तो प्रिंसिपल को लेके जाए या माँ बाप को सुनाए, आप पे इतना भरोसा है। तो अगर कोई इंसान उस पड़ाव पे आने के बाद जो बहुत सहज है, सबके साथ होने वाला है, 15-16 साल की उम्र में दूसरे जाति के उसके साथ आकर्षित होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उसने ये बात जो कही कि मुझे आप पे भरोसा है, यहाँ हमारी भूमिका एज अ टीचर दैट कम्स इन प्ले। टीचर ठीक की है। भूमिका हम बच्चों को समझाने के लिए तो ज़रूर है, सही बात है। क्या बच्चों का मन दिमाग में या उनके मन में ऐसा है कि मेरी टीचर को मैं अपनी ये बातें शेयर करूं, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो लड़की लड़की हो या लड़का लड़का हो, जैसा भी। तो क्या बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरी टीचर जो जिसके साथ मैंने सारी बातें शेयर की वो मेरे पेरेंट्स को नहीं बोलेगा? क्या वो फिर टीचर के पार्ट पे तो वो भी गलत हुआ ना, कि क्योंकि पेरेंट्स तो फर्स्ट जो है उनको तो मालूम होना चाहिए। और अगर हमको उस चीज़ का लगता है कि वो सही है या गलत है, हम तो नहीं है उसको करने वाले, लेकिन पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है उस सब ये चीज़ों के लिए। परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है। जो हाँ, मैंने बताया पर- था उस बात में मेरी उसके साथ 2-3 दिन बातें हुई और मैंने काफ़ी समझाया कि उम्र है, क्योंकि विज्ञान पढ़ाया करता था मैं,
तो कुछ समय के बाद पर उससे ये बच्चों को महसूस ये हुआ। होना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं कि मतलब ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए कि ये टीचर जो है वो मेरे माँ बाप को नहीं बताएगा, तो वो फिर वो भी गलत ही हो जाएगा। क्योंकि एज अ पेरेंट अगर मैं किसी टीचर के पास अगर बोला आपको तो सब पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, ये यहाँ पे नैतिकता आती है शिक्षक की। आप हर एक बात भी नहीं बता सकते। बच्चे ने बात कर ली किसी से, बच्चे ने तो किसी के फिर साथ खेल आई लिया। गेस फिर हमें नहीं, भी नहीं, हर एक अब बात नहीं करनी चाहिए। वो फिर वो स्पेशलाइज्ड टीचर्स जो कर रही है वो सिर्फ एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू देके फिर वो अपना चले जाए, फिर उसके आगे उसके हम बाद उसमें स्पेसिफिकली हम नहीं घुस सकते उस नहीं, चीज में। अगर वो आता है कोई और जानकारी देता है तो उसके बाद कौन बताएगा जो उस चीज़ को बेहतर करेगा? तो क्योंकि वही सवाल मतलब तो बैलेंस है। हम होना काउंसिल चाहिए कर ना। सकते हैं, हाँ। हमें एक्सेप्ट, जैसे सर ने बोला हम एक्सेप्ट Accept करेंगे, कर- हम उसको काउंसिल करेंगे, लेकिन वो हम हमारी जवाबदारी लेकर हाँ देखो बेटा ये भी ठीक है, ये भी हाँ, ठीक है, क्यों हाँ। बोले? हमारा वो काम नहीं है, हम क्यों बोले? मैंने बोला जो मॉरल वैल्यूज है वो वैल्यूज हम सिखाएंगे, क्योंकि वो तो कभी भी करिकुलम में नहीं आने वाली है। ये चीज़ ऐसी है जब करिकुलम में आएगी तब देखा जाएगा, तब जो टीचर उसको स्पेशलाइज्ड होगा वो पढ़ाएगा उस चीज़ को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कहाँ सब लोग सिखाते हैं? हम सब सिखाते हैं बच्चों को नहीं, कि बेटा सिर्फ ऐसे साइंस होता है, टीचर ही हम- सिखा सिर्फ साइंस लेगी। टीचर सिखाती है, तो वो चीज़ उसका भी अपना specialized चीज़ तरीका है। होता है बट अगर बताना। किसी ने आपको अप्रोच किया वो है acceptance का एंड अगर है, आप एक्सेप्ट exactly। करके उसको समझा रहे हैं, उसे हाँ। कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उससे बेटर फील करवा रहे हैं, तो इसमें गलत एंड आई क्या है? थिंक ये चीज तो हमको पेरेंट को पहले बोलनी चाहिए, क्योंकि ये तो फैमिली चीज है। हाँ, ये वो In बच्चा fact, वो लोग हमारे साथ नहीं रहने वाला, हाँ, या वो exactly। हमारी फैमिली के साथ रह जिम्मेदारी रहा है एंड नहीं वो है, फैमिली को बताने में डर रहा है, इसीलिए वो आपको इसीलिए बता रहा है। हमारे पास आ रहा है। पर ये एज अ टीचर या एज अ गार्जियन ऑफ दैट चाइल्ड आई वुड से कि हमको उसके पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, करना ही उनको चाहिए। लूप में लेना ही पड़ेगा। हम कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ बच्चा तुम जो कर रहे हो वो सही है, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। हमें इन एनी केस पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पड़ेगा। एसेट नहीं होता है, वो पेरेंट्स का। हाँ, स्कूल के पाठ्यक्रम में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। रिलीजन शुड बी टॉट इन स्कूल करिकुलम। दुनिया में जितने भी रिलीजियंस है, हाँ उनका नॉलेज स्टूडेंट्स को देना चाहिए, लेकिन सिर्फ नॉलेज, उसमें टीचर कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, ये वो किसको फेवर करता है, वो कभी भी नहीं आना चाहिए। पर हर रिलीजन का नॉलेज देना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ देयर ओपनिंग अप देयर, गिविंग देम मोर ऑफ नॉलेज, कि भाई ऐसा भी चीज़ होती है, रिलीजन्स ऐसा भी कंसेप्ट होता है, दुनिया में इतने 18-20 रिलीजन्स है, ये सब उसको पता होना चाहिए, पर उससे आगे नहीं होना चाहिए। ऐसा I agree to this point because India is a secular country and हम लोग जब I think we all are teachers, so हम लोग जब B.Ed करते थे तब हमें एक साइकोलॉजी में चैप्टर आता था कि साइकोलॉजी ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडियन फेस्टिवल्स, कि हम लोग फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज एक रूटीन से हमें चेंज मिलता है। अगर हमारा बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक तो वी आर एक्साइटेड, Right. वैसे ही अगर गणपति आने वाला है तो वी आर एक्साइटेड कि हमको हॉलीडे मिलने वाली है, और वॉट एवर द रीजन इज, दिवाली, ईद, एनीथिंग। तो एज यू सेड दैट इज 100% करेक्ट कि नॉलेज तो हर एक चीज़ का होना ही चाहिए। कौन सा रिलीजन आपको फॉलो करना है वो थोपना नहीं है हमें, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे हमारी स्कूल में कोई भी फेस्टिवल अगर आने वाला है तो उसके एक दिन पहले हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। मे बी इट इज मे बी इट इज नवरात्रि, मे बी इट इज ईद और एनी जैन संवत्सरी, सो वी जस्ट गिव देम अ ब्रीफ आइडिया कि जैन संवत्सरी में लोग क्या करते हैं, गणपति फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, ईद में वो लोग कैसे रोजाज ऑब्जर्व करते हैं। सो यस, अगर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये ज़रूर होना ही चाहिए। अभी तो हाँ, आई ऑल्सो एग्री। अभी तो आई थिंक सो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ये जो हमारे जो रिलीजियस पूरा नॉलेज भी दे रहे हैं और सेलिब्रेशन भी हो रहा है, Celebrations एंड भी। हॉलीडेज भी देते हैं। हॉलीडेज भी Holidays देते हैं। भी और है। बिफोर जैसे अभी हमारे देखो गणपति विसर्जन है तो उसकी बैंक हॉलीडे, स्कूल में हॉलीडे, लेकिन अगले दिन पूरा उसका सेलिब्रेशन होगा। जैसे सब बच्चे क्ले की वो मूर्ति गणपति की बनाएंगे। मूर्ति बनाएंगे, फिर उनको विसर्जन करेंगे टब में पानी डाल के। सो दैट इज द बेस्ट थिंग ना, कि कोई भी जैसे जन्माष्टमी में होता है, मटकी फोड़ते हाँ हैं, क्रिसमस में होता है तो Carols जीसस गाते हैं। या जीसस क्रिस्ट की तो छोटी सी वो हट बनाते हैं, उसमें जीसस क्रिस्ट रखते हैं। तो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे को या सभी को पता चलना चाहिए कि- एक्सपोजर मिलना Yes, चाहिए उनको। कि हाँ कि कौन कौन से हमारे रिलीजियस है और किससे जुड़े हुए हैं। दैट ऑल एड्स टू द कल्चरल वैल्यूज विद द एकेडमिक। यस एंड इनफैक्ट के एक दूसरे के अपोज करने से एक दूसरे को समझेंगे वो लोग ज्यादा, अगर हम लोगों ने उनको स्कूल लेवल पे ये सब नॉलेज दिया है तो। ठीक है, ये सब सार के दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है।
ये सब है ठीक है, पर एक डीप नॉलेज भी बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जो हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स है उसमें तो नहीं पॉसिबल है, आई एग्री दैट, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ पे सब हर एक रिलीजन का एक बच्चा होता है, वी आर सेक्युलर स्कूल्स एज वेल एज सेक्युलर कंट्री। पर जैसे आप देखोगे जैनिज़्म में या किसी और धर्म में सबका अपने अपना एक स्कूल्स होते ही हैं छोटे पाठशाला। छोटे, कि भाई पाठशाला वहाँ पर जाके बच्चों को सिखाया जाता है। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ आवर रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। तो मैंने जो सवाल समझा है और मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरी समझ हो, मेरी निजी राय हो, पर जितना मैं पिछले 2 साल से कल्चर पढ़ा रहा हूँ, आपने जो कहा त्यौहार या इन सब में, ये धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म नहीं है, यकीन मानिए। ये त्यौहार, खाना, कपड़ा पहनावा, ये धर्म नहीं है। तो ये पर धर्म का एक सेलिब्रेशन है अंग ना, है। धर्म धर्म का ये एक पार्ट संस्कृति का हिस्सा है, धर्म और उसमें थोड़ा सा अंतर है। हाँ, हमारी मान्यताएं अलग हो जाती हैं, उससे जुड़ती है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें पैदा होते ही मिल जाता है। हर नाम के साथ हर एक इंसान को जो मिलता है वो होता है धर्म। आप चाहे इससे संबंध रखें चाहे ना रखें, आपको नास्तिक होना है, एथिस्ट होना है, आप एक पड़ाव के बाद में जब आप उन सब चीज़ों को स्वीकार करें ना करें, वो आपकी बुद्धिमत्ता पे आधारित होता है, पर तब तक पहुँचने तक आप एक धर्म पालन करके चलते हैं। अब वो हो सकता है प्रारूप कोई भी हो, स्वरूप कोई भी हो, ठीक है। तो मैं जो समझता हूँ कि धर्म की जानकारी होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी जानकारी देगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग धर्म में अलग अलग हिसाब से होती हैं। त्योहारों का ही उदाहरण लेता हूँ, हालांकि कई उदाहरण तो मेरे ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही विवादित हो सकते हैं, पर मैं वो नहीं कहूँगा। चांद के साथ जो हमारा संबंध है हिंदुओं का, वो अलग है, मुस्लिमों का है वो अलग है, ईसाइयों का भी अलग है, जैनों का भी अलग है, और बाकियों का अलग है, सिखों का अलग है। ये संबंध सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि उनका जो धर्म है वो किन मान्यताओं पे चल रहा है, किस स्वरूप में चल रहा है। त्यौहार की जानकारी देना उनके धर्म को टच करने जैसा है, ठीक है, तो हम दे रहे हैं, ठीक है, उतना तो हम याद और इस रूप में नहीं देते कि धर्म मना रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। हम मेरा जो यहाँ पे दृष्टिकोण है वो ये है कि हम उन्हें बताते हैं कि आप जीवन में कैसे परिवर्तन ला रहे हो, कैसे बर्थडे है तो आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओगे, थोड़ा सा अलग आएगा। पर धर्म की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो आपको कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन जीने के तरीके को सिखाने में मदद करता है। अब वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म का देयर इज अ सेवरल and some practices, I'm not talking about principles, some practices are there which are defining really who you are. Okay, so even those you are Hindu or But in Islamic or school, I think Christians, they are only, I mean, this all festivals, this all cultural talks, they are only done at a level. Not We cannot go beyond that level. Correct, correct. It is just for their knowledge to give respect to that particular festival or like, you know, that culture and just to give what is the importance. And to सेलिब्रेशन celebrate. करो ना करो वो सेकेंडरी है। बात ये रही कि हमें बच्चों को वो चीज बतानी बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए। बतानी, ऑफ कोर्स बतानी चाहिए। क्योंकि हर एक Celebration फेस्टिवल को करो, नहीं सेलिब्रेट करो, करने के वो तो पीछे हर एक किसी रीजन का होता है। अपना है। basically we are on the same हाँ। track. I'd like to add something to this. Since we talked about this in the previous prompt, and there a lot of you were divided and saying it's very personal thing, and उसमें parents का भी say है. So don't you think religion is personal No. too? Because when you're giving just knowledge about the existing things, why there is a point of Sir, in school there is no partiality हाँ. among the But religions. still I know I can give a few examples. I am working with some Jain students. They are very particular with few things. They are doing their vrats and paramparas, and they are, because when they are reaching to the school, they are having they are at the age of 5 or 6. That time they are following some particular that I was talking about. They are following some particular वो principles. सुइया से You पहले खा लेना can't- चाहिए। You can't deny a person who is Islamic and going for Roja just because the school don't believe in this as a secular. A person who is doing Navratri and playing Garba, you can't stop him or her just because the family belonging to a certain particular religion and particular practices they are applying and they are following that. Just because you are telling this and you are telling that this is not, you should be a secular person, and that the boy or girl is going back to home and telling the parent, my school is teaching me that I should not follow this,
that is going to be a very big controversial thing. वी आर नॉट टेलिंग कि स्कूल को ये बोलना है कि ये मत करो, हम ऐसा स्कूल तो नहीं बता कह रही रहे है हैं। कि हम अच्छा, ये चीज okay, ऐसे सेलिब्रेट okay, करते हैं। मैं पर सेम एक एग्जांपल बात बताऊं, हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे एक रीजन होता है। क्या रीजन? गणपति हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो बच्चे को हम बता रहे हैं कि But भाई I'm हम 10 दिन के एंड लिए वो गणपति धर्म से करते रिलेटेड हैं। नहीं है। I'm adding- साइंटिफिक रीजन भी होते हैं कई बार, एक आप पर्टिकुलर इस रीजन गणेश होता है। चतुर्थी को धर्म से कैसे हटा सकते हैं? गणेश चतुर्थी को मैं धर्म से हटा नहीं रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी धर्म का जब नॉलेज देते हैं स्टूडेंट को, तो आप वो स्टूडेंट को उस धर्म में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। परिवर्तन तो कोई भी नहीं आपके कर रहा स्कूल है। में हर एक धर्म का विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। अगर गणेश चतुर्थी आई, अगर आपने असेंबली में गणेश चतुर्थी के बारे में नॉलेज दिया, तो इसमें आपने किसी का धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं किया। मैं धर्म परिवर्तन की बात धर्म नहीं कर रहा हूँ। परिवर्तन नहीं, अच्छा एक चीज समझिए, धर्म का एक सिर्फ चीज- ज्ञान देना है एक हमें एक कि एक ये चीज मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। एक चीज जो यहाँ के संविधान को भी समझना होगा, सेकुलर हम कितने भी हों, पर धर्म जो है ना वो अपने आप में ही रिलीजियस टॉपिक है, वो सेकुलर नहीं हो सकता। A religion cannot be secular. A religion cannot be secular, Can- but a school has to be secular. But at the same time, being secular doesn't mean कि you, if you are telling someone about Ganesh Chaturthi, how can you remove Hinduism from that? I'm not removing why I'm anything. not? just, I'm just telling you. And if I'm I'm not an Islamic removing person, Hinduism from in that. fact I am including the other Again, everyone, again, people Okay, also. again, coming here. think from a student's point of view. आप समझिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, जी आपका रोजा चल रहा है, ईद चल रही है, मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। स्कूल में बताया गया कि मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, ईद है, वो लोग 30 डेज रोजा रखते हैं और चांद दिखने पे वो लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे स्कूल में से मिली गई, मैं हिंदू हूँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, बात खत्म हो गई। इस तरीके से धर्म का नॉलेज स्कूल में दिया जाता है, and हाँ, इसलिए तो वो सेक्युलर ये है। परफेक्ट है इसमें ना। मुस्लिम्स को कोई इससे हटाया नहीं मिल गया। जा रहा है। और मैं हिंदू हूँ तो मैंने मुस्लिम्स का सुन के मुस्लिम्स को फॉलो करना चालू नहीं कर दिया, या मैं कन्वर्ट नहीं हो गया। बट नॉलेज देने की बात है। वैसे ही जैनिज्म का भी नॉलेज देने की बात है कि वो लोग संवत्सरी क्यों सेलिब्रेट क्यों करते वो हैं, लोग पर्टिकुलर हिंदू लोग वेजिटेबल्स नहीं गणपति खाते? क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुइज्म को हटाने की तो बात ही कहाँ आई है So इसमें। basically, the point was कि family are directly connected to in entire process. Again you are bringing the family inside. Why you are bringing family? We are talking from the school's point of view कि स्कूल में रिलीजन सिखाना चाहिए कि नहीं Okay, you सिखाना are telling me चाहिए। about- तो इंफॉर्मेशन बेसिस पे सिखाना चाहिए, फॉलो करने के बेसिस पे हमें किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार वो नहीं है। पर्सनल लेवल पे चला जाता है, वो बच्चे के ऊपर है, वो पेरेंट्स के ऊपर है, कैसे पेरेंट्स अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, कैसे पेरेंट्स उनको So parents उनके connected धर्म है के ना, बारे में और सिखा रहे parent हैं। connected है। पेरेंट तो हर जगह देखिए, पेरेंट family parent base religion से से कनेक्टेड है कि नहीं है, वो हमारा लुकआउट ही नहीं है। आप सिंगापुर की अगर बात करो, अगर सिंगापुर में देयर इज स्कूल में उनका एक सेलिब्रेशन होता है, अपोजिट रिलीजन का आपको गेटअप करके आना है। अपोजिट का, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे क्रिश्चियन बन के आना है, क्रिश्चियन हूँ तो मुझे मुस्लिम बन के आना है, चाइनीज बन के आना है। जापान में जो चाइना में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, तो वहाँ पर जो भी रिलीजन फॉलो हो रहा है उनको अटायर में आना है। तो वो हार्मनी वहाँ पे वैसे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। नॉट ओनली दैट, वहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट्स की बात करो तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है कि कंट्री में जिस लेवल का पॉपुलेशन है ना, अगर लेट से वहाँ पे 50% बुद्धिस्ट है, तो एक बिल्डिंग होगा ना, उस बिल्डिंग में 50% बुद्धिस्ट होंगे। तो जो कंट्री का रेशियो है वही रेशियो हमारा बिल्डिंग में भी वापस इसमें होगा। कन्वर्जन की तो कोई बात कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट इसमें हार्मनी की बात है। तो जब आप रिलीजन का नॉलेज बच्चों को स्कूल में ही दे दो, तो वो अगर हार्मनी जाके क्रिएट कर कहीं रहे भी हो। अगर उसका बाई चांस अगर कहीं पर उसका ब्रेन वॉशिंग या कहीं भी अगर होने का चांस है, तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा। उसको पता होगा कि मेरे रिलीजन में या दूसरे रिलीजन में ये चीजें बताई जाती है। तो वो जब भी अगर परिवर्तन करना चाहे, नहीं वो तो कोई पॉइंट है ही नहीं, बट सपोज अगर करना भी चाहे तो एटलीस्ट उसको पता तो है कि दुनिया में इतने धर्म होते हैं। तो अगर उसको कन्वर्ट होना ही है तो और 4-5 रिलीजन और देख लेगा, सब पढ़ लेगा। अम्बेडकर ने क्या किया था, आई थिंक सारे रिलीजन्स का उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े थे। अभी आपको की वो अगर पता हो तो स्टोरी वो भी तो इसी मुद्दे पे है, हाँ, फिर वो उन्होंने क्या किया, conversion बुद्धिस्ट वाला। में कर लिया फॉलो। There's तो the thing, मतलब I have ठीक है। many things to say, but I know that हाँ। is too controversial. हाँ, मतलब Controversial. बच्चों That's को why I'm पढ़ा not दो, telling फिर a उनके single ऊपर thing. छोड़ दो। मेन थिंग इज दैट कि स्कूल में धर्म का जो ज्ञान देना चाहिए हाँ, अनबायस्ड Definitely, होके, yeah. that's Not it. that- Unbiased. Yes. That's it. किसी को भी फेवरिज्म नहीं होना फेवरिज्म चाहिए। होना नहीं, चाहिए, ऐसे बस। थोप भी नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं, बस इतने सारे धर्म है, इसमें ये चीज होती है और वो हम लोग अच्छा ही सिखाते हैं। तो जब तक इम्पोजिशन ना हो तब तक हमें नॉलेज देना चाहिए।
जहाँ इम्पोजिशन अगर स्टॉप देन इट इज डेंजरस। शिक्षा सभी के लिए मुफ्त होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। कहाँ पढ़ा था मैंने, कहीं पढ़ा है और न्यूजीलैंड में इसका पालन हो रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा हॉस्पिटल्स ये कभी भी प्राइवेट निजीकरण होने ही नहीं चाहिए। और जिस देश में ये निजी हैं और जहाँ पे ज़्यादा निजीकरण के अधीन चल रहे हैं, प्राइवेट चल रहे हैं, फिर वो देश कितना भी समृद्ध हो जाए मूल रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप संविधान देखेंगे, संविधान के अगर मैं उसकी बात करूं तो शिक्षा का एक अधिकार है। RET राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से भी जाएं तो हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, या नहीं भी जाते हैं, संविधान नहीं जाते, मानवता पे भी जाएं। पर परिस्थितियाँ हमें पता है, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे एक ही समय पे ठंडी गर्मी साथ में है, गरीबी अमीरी है, और 3% लोग वो हैं जो हायर बहुत जो आजकल की महंगी शिक्षा है उसको पा सकते हैं। अधिकांश लोग वो हैं जो आज भी सरकारी विद्यालयों पे आधारित हैं, या तो अधिकांश वो है जो आज भी बाल श्रम का शिकार हैं। ज़रूरत ये है कि अगर वो नहीं करेंगे तो घर में रोटी नहीं आएगी। ऐसे समय पे अगर हम शिक्षा के लिए पैसे लेते हैं, ठीक है, नो डाउट हमारे घर उसी से चल रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैंने एक बार सरकार के साथ एक पायलट, सरकार तो नहीं कह सकता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया था, जहाँ मेरी राय यही थी कि अगर इतने विद्यालय हैं, मैं विद्यालय बंद करने के या विद्यालय के ना होने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हमें आवश्यकता है, पर निजी नहीं होना चाहिए, संपूर्णतः निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो ऐसे कीजिए, कुछ कोई उपाय निकालिए जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिल सके, क्योंकि ऐसे बहुत से तरीके हैं जहाँ पे उपयोग करने वाला फ्री में कर रहा है और उसको देने वाला उसके लिए पैसे प्राप्त कर रहा है। जियो का उदाहरण ले सकते हैं, हमने 6 महीने 8 महीने फ्री में इस्तेमाल किया, पर जियो में काम करने वाले हर इंसान को पैसे मिले हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है तो जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है ना, मूलभूत अधिकार जिसको कहते हैं, पर आर्टिकल एजुकेशन तो 51, फ्री है हमारी। जहाँ तक हम इंडिया की बात करें तो उसमें फ्री एजुकेशन का एक लॉ है। तो अगर आपको फ्री में एजुकेशन लेना है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जाइए। देखिए, हम जैसे आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हो, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम फिनलैंड की अगर बात करें तो फिनलैंड में फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। अब लेकिन वहाँ का आप पॉपुलेशन देखो कितना है, 55 लाख 60 लाख, और अपना पॉपुलेशन देखो 160, मतलब बिलियन में है हम लोग। सेकेंडली आप पर कैपिटा इनकम देखो, कहाँ फिनलैंड की 30,000 जितनी है और कहाँ अपनी तो 3,000 4,000 US डॉलर है। तो हम हर किसी को फ्री नहीं दे सकते। हमारी जो कंट्री है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन है और थोड़ा सा गवर्नमेंट भी है। तो PPP भी तो चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट वाला भी है, प्राइवेट भी है। तो फ्री एजुकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो। अपने यहाँ बात कर रहे हो तो आपके इसी बात पे कि आप देश की बात कर रहे हैं, इतने लोगों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं मानता हूँ कि यह सरकार कोविड के समय पे इस देश के जनसंख्या के 75% लोगों को मुफ्त में अनाज पहुँचा सकने की हिम्मत रखता है, 3 साल तक बिना कुछ किए उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है, और अपने साथ साथ देश के दुनिया के लगभग 35 देशों को दवाइयाँ प्रदान कर सकता है, तो ये देश, इस देश का संसाधन, इस देश के लोग, इस देश की पद्धति ऐसा तो कुछ ना कुछ कर ही सकती है कि अगर वो चाह ले तो इस देश में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे सकती है। बाकायदा ये राजनीतिक मुद्दा है। मेरी जो राय है, मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप शिक्षा नहीं देते हैं मुफ्त, उसके लिए किसी बच्चे को पैसा देना है और सिर्फ पैसे की वजह से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो उससे बड़ा अन्याय और मेरी नज़र में मेरा सामाजिक अन्याय मानना नहीं है। ऐसा है कि कोई भी चीज है ना मुफ्त में नहीं मिलती, वैल्यू नहीं और जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। एक और अच्छी बात नहीं होती, क्वालिटी नहीं अच्छी। कहने का एक और तात्पर्य ये है, अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो सरकारी स्कूलें ज़्यादा मात्रा में थी, प्राइवेट स्कूलें बहुत कम थी। हम में से भी कई लोग शायद सरकारी स्कूल में पढ़ के आज हम लोग शिक्षक हैं, वैसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ के कई डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, सब बने। आज की सिचुएशन ऐसी है, जो सरकारी स्कूल का टीचर है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों? वो पैसे दे रहा है। तो यहाँ पर बात फ्री एजुकेशन की है, पर मेरे हिसाब से फ्री एजुकेशन की नहीं, जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके वर्किंग की है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रही है, तो उसका वर्किंग इफेक्टिव क्यों नहीं कर रही? अच्छा सॉरी, बट अभी
पॉइंट ऑफ माई व्यू कि अभी गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले। तो अभी की हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल जो डेवलप हो रही है वो इतनी अच्छी तरह से डेवलप हो रही है, सभी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट दे रही है। जैसे हमारी प्राइवेट को किसी भी स्कूलों में वो स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं लगा है। लेकिन आप गवर्नमेंट देखो स्कूल्स में है। गवर्नमेंट स्कूल में लग आप रहा है। किसी भी गांव में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स है, अग्री। स्मार्ट बोर्ड्स है और वो लोग अभी टीचर्स भी ऐसे ले रहे हैं कि जो वेल एजुकेटेड हो और प्रॉपर टीचिंग सिस्टम हो उन लोगों का। अभी इट इज़ डिपेंड अपॉन पीपल कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है कि नहीं। मैं ऐसे डिसएग्री हूँ कि आप जो एजुकेशन टोटल जो फ्री कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी और उसमें क्या होगा, जो कैपेबल है, जो पर्सन कैपेबल है वो क्यों फीस ना नहीं, दे। आप पहले क्वालिटी दो, हाँ, लोगों को बोलने दो कि हमको गवर्नमेंट में आना है, आना है। आपको लोग गवर्नमेंट में क्यों नहीं जा रहे? Exactly, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं हाँ, प्रॉपर्ली। लेकिन अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और अपलिट कर रही है स्कूल ज्यादा से ज्यादा। गुजरात और गवर्नमेंट ने गुणोत्सव, हाँ। प्रवेश उत्सव, ये सब उत्सव किए, फिर भी हर साल गुजरात गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उनको संख्या लाने में, जो कहते हैं कि विद्यार्थी लाने में हर साल तकलीफ हो रही है। इसकी वजह से कितने सारे टीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा टीचर्स, जिसको गुजराती में फाजल शिक्षक करके कहते हैं, वो एक्स्ट्रा टीचर्स क्रिएट होते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है। टाउन साइड या ऐसे जाओगे तो देखोगे तो वहाँ पे इतनी स्मार्ट स्कूल है। सूरत में भी मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसा मैंने देखा भी है कि एक सामने गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट है। स्कूल जितना गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल दे रही है उतना ही सेम गवर्नमेंट स्कूल दे रही है बच्चे को। वहाँ पे तो बच्चे को ऐसे फ्री में स्कूल ड्रेस, लंच सब दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे रहे। तो डे बाय डे जैसे वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, वो डेवलप हो रही है स्कूल, तो यहाँ से एडमिशन कम होते, वहाँ पे एडमिशन फुल हो जाते हैं। मैम वो पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं है अभी भी। गवर्नमेंट नहीं मैम, गवर्नमेंट डेवलप हो आई रही है। एग्री विथ थोड़ा थोड़ा हाँ। भी शिफ्ट हो रहा है। Shift क्योंकि हो मैं रहा है। रिसेंटली एक स्कूल में गई थी, वो भी सरकारी स्कूल में ही गई थी। आप मानो कि नहीं, वो शॉक टू सी वहाँ पर मैम, वहाँ पर उन्होंने वॉशिंग मशीन्स रखे हैं कि क्योंकि उनके यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कौन जो रास्ते पे रहते हैं ना, उनके बच्चे आते हैं, बोलते वो बच्चों को सफाई का, स्वच्छता का नॉलेज ही नहीं होता है और वहाँ बेचारे को रहने का घर नहीं है, कपड़े धो के आएंगे, फ्रेश हो के आएंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट करें। यूनिफॉर्म तो स्कूल देती ही है पर उसके साथ साथ वहाँ पे वॉशिंग मशीन्स भी है, तो उनको अपने कपड़े लाने हैं, धोना है। एवरी फ्राइडे या कोई डे उन्होंने मुझे बोला था उनका हेल्थ चेकअप होता है, उनके नेल्स कट होते हैं, उनका हेयर कट होता है। तो सरकारी स्कूल्स भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो एट पार नहीं आ रही है, हम फ्री एजुकेशन दे तो रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं कोई। तो है अवेलेबल, तो है ही कंट्री में, देना चाहिए, दे ही रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे एजुकेशन का एक्चुअल मतलब ये है, स्कूल्स में स्कूल का मेन पर्पस क्या है, पढ़ाना। जो हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं वो ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को खींचने के लिए दिन बर दिन अपना क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है। वो लोग अपने टीचर्स को भी एकदम जोर दे रहे कि आपको जो आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको देना है दैट शुड बी द बेस्ट। करेक्ट। ठीक है, पर वही चीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा लैकिंग है कुछ स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय जैसी स्कूल्स है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बहुत चीज़ें एकदम डिसिप्लिन से करते हैं, बट ऐसी बहुत सारी दूसरी गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पर किसी डिसिप्लिन नाम का डी भी नहीं होता। कितनी सारी गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स एंट्री करते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं। अगर आप रैंडमली उनसे इंटरव्यू लेने चले जाए तो उनको उनके सब्जेक्ट का नॉलेज भी नहीं। ये सवाल मैं कहता हूँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल के टीचरों से लेंगे 70% टीचर ऐसे हैं जिन्हें उनके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल डेटा मेरे है पास इसके है। लिए? मैं उसी पर चाह रहा था, पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से थोड़ा आघात पहुंचा रही हैं। पहली बात, आपके कुछ सवाल हैं, पहले जवाब पे आते हैं कि लोगों का सरकारी स्कूल की तरफ रुझान। पहली बात, मैं आपको इसी सूरत में ऐसे 15 शिक्षक बता सकता हूँ जिनके बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं। अगर आप परसेंटेज बहन वाइज है। कंपेयर करेंगे तो वो परसेंटेज हमेशा कम ही रहेगा। मैं अब आता हूँ उस पर। मेरी खुद की भांजी है, घर इतना समृद्ध है कि मैं फाउंडेन तक पढ़ा चुका हूँ, फिलहाल एक IB बोर्ड में हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी भांजी वहीं पढ़ रही है, मेरा भांजा वहीं पढ़ रहा है। कहाँ? सरकारी स्कूल में। ठीक है, रही बात, अब आते हैं लोगों पे। एक बहुत बड़ी बात समझनी पड़ेगी, सरकारी विद्यालयों के लेके जो एक मानसिकता क्रिएट हुई है, मैं समय की पाबंदी उसके बाद भी 1 मिनट में लेना चाहूँगा।
जानते हैं इस देश का सबसे इलिटरेट राज्य कौन सा है, अनपढ़ राज्य? बिहार, ठीक है। पर आप बिहार का आंकड़ा उठा के देखिएगा, उसी सरकारी विद्यालय जहाँ पे बिजली तक नहीं उपलब्ध है, उसी विद्यालयों से वही बच्चे अपने आप से या उन्हीं शिक्षकों के दम पे आईआईटी और आईएम क्रैक करते हैं, जिनमें आने वाले संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। सबसे लिटरेट राज्य केरल है, उसके बाद भी आईआईटी और आईआईएम में आने वालों की संख्या, बैंक और ऐसे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बिहारी ही मिलेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप भी बैंक में चले जाइए, बैंक के आप मैनेजर या उससे ऊपर की पोस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको हर दूसरा व्यक्ति बिहार से या उत्तर प्रदेश से मिलेगा। पर सरकार क्या दूसरी बात, वहाँ पे आती है? मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आंकड़ों की बात करते हैं कि जब भी कर रहे हैं, मैम ने बताया कि वो बच्चे आते हैं जिनके पास खाने की संख्या उपलब्ध नहीं है। सरकारी विद्यालयों में आने वाली संख्या इतनी हो गई है कि नए विद्यालय बनाने के लिए काम चालू है, ऑन पेपर। हर एक राज्य में ये स्थिति नहीं है। मैं आपको फिलहाल अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात का बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बता सकता हूँ, बिहार बता सकता हूँ, अगर तमिलनाडु आप बता सकता गुजरात हूँ। की बात कर रहे हैं, गुजरात में सूरत में ही कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर टीचर खुद बच्चों की जो मिनिमम फीस है ना 200-500 रुपए, वो खुद टीचर पे करता है। क्यों वो पे करता है? अगर वो स्टूडेंट नहीं आया तो वो क्लास बंद हो जाएगी, शिक्षक फाजिल हो जाएगा, उससे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये स्थिति है तो गवर्नमेंट स्कूल्स की। ऐसी भी स्थिति है जहाँ पे उसी विद्यालय के बगल में रहने वाले कमरे को किराए पे लेके बच्चों को बिठाना पड़ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स को बुलाना पड़ रहा है ताकि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। बेस पे इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट नई भर्ती नहीं कर रही है, इस वजह से नहीं कि बच्चे बढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का यही मेन रीजन है। आप स्टैटिस्टिकल डेटा देख लीजिए, पड़ता है वरना नहीं तो एडहॉक पे टीचर्स रख रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स है, आज कितनी सारी गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसी है, मैं 11th-12th का टीचर हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं नाम के साथ बता सकता हूँ, 4 टीचर्स की जरूरत है, वहाँ पर 1 गवर्नमेंट टीचर्स है, 3 एडहॉक टीचर्स है। करेक्ट। तो ये क्या फ्री एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं? तो उसके साथ आप फैसिलिटी दीजिए। आप एक टीचर को ₹1,00,000 सैलरी दे रहे हैं गवर्नमेंट टीचर को, और जो एडहॉक पे है ही इज ऑन 12,000 हाँ। करेक्ट। एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आप बोल रहे हैं कि भाड़े पे ले रहे हैं, पर आप बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करिए। स्कूल में तो है, लेकिन कॉलेजेस में भी अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो तो फुल है। गवर्नमेंट कॉलेज का रेशियो क्योंकि मैम वहाँ पे फिर ये होता है ना, Fees फीस कम हो is an जाती है, issue, कम फीस में और वो भी बच्चे बढ़ मेडिकल जाते हैं। कॉलेजेस में। द पॉइंट इज कि अगर शिक्षा का में खर्च कम है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पढ़ाई करने आ सकता है शांति हाँ, से। आ सकते हैं। सवाल यही उसके है कि साथ शिक्षा साथ फ्री होनी चाहिए या नहीं। फ्री आपका होनी चाहिए, free पर साथ फ्री में होने के quality साथ of साथ education क्वालिटी भी भी होना होनी चाहिए। चाहिए। मतलब पढ़ाने का वो कंपलसरी आपका फ्री में ही कंटेंट पढ़ो होना ये नहीं चाहिए, आना ये नहीं चाहिए है। हाँ। कि आपको कंपलसरी है फ्री में ही पढ़ना है, ये नहीं आना चाहिए। everything come अच्छा, अगर आपको ये आ रहा है ये तो अब आता है क्वालिटी आपकी दो। क्वालिटी पे ना, आप क्वालिटी कंपेयर किससे कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है तब क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर है, इसीलिए गवर्नमेंट स्टैंड कर रही है। जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था 1991 के पहले, तब गवर्नमेंट की सत्यानाश हो चुकी थी। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया गया कि कंपटीशन का एलिमेंट आए, तब से जाके गवर्नमेंट का वर्किंग बेटर हुआ। और ये सब जानते हैं, एलपीजी जो रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 1991 के पहले जो व्यवस्था थी पूरी, या जो बच्चे निकले जो इकोनॉमिक्स हुए हैं या मैं जो वो नहीं scientist कहना हैं, चाहता वो हूँ, बच्चों की थे बात नहीं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं है ना? गवर्नमेंट की बात So कर रहा हूँ। क्वालिटी पे आ रहा है ना। आपने कहा, सवाल आपने मेरा ये कही गवर्नमेंट थी, पे नहीं आ रहा है। आपने सवाल ठीक है? गवर्नमेंट का ही मैं- किया हाँ, था। मैं आपने ये कहा कह कि रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन होना ही क्यों चाहिए। करते हैं उसी हिसाब से हर साल आपने हो कही सकता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन ने भी क्यों होनी अपडेट हुआ चाहिए। और मैं- उस ये- हिसाब से प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट स्कूल्स ने भी अपने आप को अपडेट किया प्राइवेटाइजेशन होगा। है, इसीलिए क्वालिटी है। गवर्नमेंट में क्वालिटी थी ही नहीं। क्वालिटी पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 100% रिजल्ट के ऊपर, तो मैं उस पर फिर से वापस ही जाना चाहता। पर खैर ठीक है, मैं अभी भी ये कहूँगा कि अगर जिस देश में शिक्षा और अस्पताल ये दोनों निजीकरण के हाथ में है, वो देश कितना भी समृद्ध हो जाए मूल रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। So Thank but you. everything comes with cost. Yes. हम आशा करते हैं कि आपको ये शो पसंद आएगा। अगर आपको ये शो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वाणी को, और प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि अगला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और इन विषयों पर आपकी क्या राय है ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। युवा की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अब सुनेंगे भारत की वाणी। नमस्ते। नमस्ते।